हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विनय जैन विजिल IAS। आज हम MPPSC मेंस के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय है MPPSC मेंस में GS3 जो पेपर आपका होता है उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में, या यूं कहें कि MPPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे उनकी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, और उनको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि अब ऐसी स्थिति में हम पेपर 3 को कैसे तैयार करें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के आज का हमारा ये वीडियो जो है वो इसी बात पर फोकस है कि GS3 पेपर में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का एनालिसिस करूंगा, तदुपरांत मैं आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद हम ये बताएंगे कि अभ्यर्थियों की रणनीति क्या होना चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप सबसे पहले सिलेबस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। यानी सिलेबस को ठीक तरह से जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, उसको ठीक तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरे 10 यूनिट्स को एक तरह से कुछ ग्रुप्स में बांट करके रखा हुआ है। इसमें जो पहला आपका ग्रुप है जिसमें विज्ञान के जो टॉपिक हैं उनका एक सेट है। तो विज्ञान के टॉपिक में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें 10 यूनिट में, उसको मैंने एक सेट में बनाया है और वो सेट है साइंस का। साइंस में आपकी 3 यूनिट आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। इसमें देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये यूनिट 1, 2, 3 है, वो 2020 में इन यूनिट से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि अभ्यर्थियों से वो क्वेश्चन बने नहीं, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था, और यदि पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन इतना टेक्निकल था कि वो उसको कर नहीं सकते थे, या उनको करने में बहुत अधिक कठिनाई हुई। दूसरा सेट जो हमने बनाया है इसमें वो तकनीकी का है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी समझना है अच्छी तरह से तो उसका एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। अभी हम बताएंगे इन सब का क्या महत्व है। अब देखिए, यहाँ पर तकनीकी में 2 यूनिट आपकी देख पा रहे होंगे आप, आती हैं यूनिट 4 और यूनिट 7। यूनिट 4 जो है वो कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जो दूसरा यूनिट है आपका वो हमने उसको यूनिट 7 को तकनीकी विकास नाम दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो सारे टॉपिक हैं वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यूनिट 7 जो है वो काफ़ी बड़ा है, और आपने देखा होगा इस बार 2020 में उन्होंने यूनिट 7 को कम टच किया है ना, और कंप्यूटर को भी उन्होंने कम टच किया है। लेकिन टच का मतलब ये है कि उसमें इन डेप्थ जाके नहीं पूछा उन्होंने, जो सिलेबस में दिया है वो ही पूछा गया, और ये आसान था। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी स्तरीय थे, या यूं कहें कि जनरल स्टडीज़ के अंदर हम इन टॉपिक्स को इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा सेट जो हमारे सिलेबस का है वो गणित का है। गणित में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 5 जो आपका आता है उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है अर्थमेटिक या अंकगणित, और दूसरा भाग है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। ये 2 पार्ट हैं। जो गणित है आपका वो एक प्रकार से जो अभ्यर्थी गणित बैकग्राउंड से नहीं हैं, या जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस नहीं करते हैं जिसमें गणित पूछा जाता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है। हालांकि आप CSET में गणित पढ़ते हैं,
लेकिन चूंकि वहाँ गणित क्वालिफाइंग है इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा, अगर आप पूरा पेपर 3 देखेंगे तो सभी यूनिट से 30-30 अंक का पूछा गया है। चौथा हमारा जो सबसेट है इसका सिलेबस का, उसको हमने एक चौथी कैटेगरी में रखा है और वो है अदर्स। इसमें हमने जो यूनिट 6 है यानी स्वास्थ्य या हेल्थ साइंस कह सकते हैं आप इसको, और यूनिट 8 जो कि ऊर्जा से रिलेटेड है, और यूनिट 9 जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, और यूनिट 10 जो इन्होंने यहाँ पे रख दिया है वो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो 4 यूनिट है इसका हमने एक सेट इसलिए बनाया कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये 4 यूनिट जो है वो इन 3 यूनिट के मुकाबले में सरल लगती है। कहीं ना कहीं ये जो चौथा सेट है वो इनको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन अभ्यर्थियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको जितनी भी यूनिट है, चूँकि सभी से पूछा जा रहा है और सभी में 30 अंक से पूछा जा रहा है, इसलिए आपके सभी यूनिट्स की तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं किस लेवल से पूछ रहा है। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब जो आपको क्वेश्चन पेपर पूछा गया है 2020 का, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम जानेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी क्वेश्चन पेपर 2020 की। 2020 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका अपना एक लेवल था, और इसके पहले जितने भी एमपीपीएससी के जो इस प्रकार से साइंस या मैथ्स बेस्ड जो पेपर होते थे वो इस तरह से नहीं पूछा जाता था। हालांकि मैं ये कहूँगा आपको कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 10th 11th और 12th लेवल के हैं। आप किताबों में ढूंढेंगे तो वो सब मिलती हैं, लेकिन चूंकि हमारे पढ़ने में नहीं आया या हमने उसको जीएस में शामिल नहीं किया, इसलिए ये पेपर आपको काफ़ी कठिन लगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का थोड़ा एनालिसिस समझ लेते हैं। अब हमने जो अभी सेट बनाए थे 4, उन सेट में अंकों का विभाजन कर लेते हैं ना, फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने सेट 1 विज्ञान का बनाया था और उसमें आपने देखा होगा यूनिट 1 2 3 से 90 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। यानी अगर हम देखें तो ये 30% आपका जो है अंक हो जाता है करीब, है ना। और इसमें देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको समझिए आप। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो थ्योरी बेस्ड नहीं पूछे गए, वो पूछे गए हैं फार्मूला बेस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने एक पहला ही क्वेश्चन था 3 नंबर में, आप देखिएगा वो आपसे पूछा गया, उसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तब वो आएगा। तो ये हर किसी को नहीं आता है, जिसका थोड़ा सा मैथ का बेस होता है वो अच्छा कर पाता है। दूसरी बात ये है इसमें जो ये 3 यूनिट है, खास तौर से 1 और 2, इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए वो बियॉन्ड द स्टडी मटेरियल है, यानी आपके स्टडी मटेरियल में वो चीज़ें शामिल नहीं थी और या आपको उस तरह से पढ़ने में वो नहीं आई। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चंस जो है वो छूट गए। तीसरी बात थी कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो इन डेप्थ थे क्वेश्चंस, है ना। जैसे आपने लुईस अम्ल वाला एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, या CSEPR है, फिर उसकी आपको स्ट्रक्चर भी बनाना था। तो ये बहुत एक प्रकार से हम कह सकते काफ़ी गहराई से पूछा गया है। चूँकि अपन यहाँ पे जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा अप टू लेवल हम कह सकते हैं उनको, ओके। क्योंकि अगर थ्योरी पूछा जाए तो अभ्यर्थी एक बार लिख भी सकता है। अब देखिए दूसरा सेट जो हमारा था तकनीकी का, उसमें क्वेश्चन सरल पूछे गए, या यूं कहें कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन्ड थे, उल्लिखित थे, वही सीधे के सीधे पूछे गए और अभ्यर्थियों से ये क्वेश्चन बन भी गए होंगे। तो इसमें आपका यूनिट 4 और यूनिट 7 से 60 अंकों के क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट 4 और यूनिट 7 से, है ना, कितने 60 नंबर के। अब तीसरा सेट जो था वो गणित का था, 3-3 अंकों वाले 3 और
5 मार्कर 2 क्वेश्चन और 11 नंबर का एक क्वेश्चन जो कि सांख्यिकी से था, और बाकी जो 19 नंबर के क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि थ्योरी नहीं पूछा गया था कि जैसे माध्य और माध्यिका में अंतर बताइए, तो जो मानव की विषय के अभ्यर्थी होते हैं उनको थोड़ा ये सरल होता है, जैसा कि पहले पूछा जाता था। इस बार उन्होंने सारे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड है, और जिसका कैलकुलेशन में प्रैक्टिस नहीं होता है उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय लगता है। अब बात आती है कि ये जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में जो अभ्यर्थी एसएससी या बैंकिंग या सीसेट में जो फॉरेस्ट की तैयारी होती है वो अच्छा करते हैं, तो उनसे ये प्रश्न आसानी से बन गए, क्योंकि प्रश्न कठिन नहीं थे, करने लायक थे, और सामान्य जिनको गणित या सांख्यिकी की जानकारी है वो इसको कर सकते थे। चौथा सेट मैंने अदर्स का बताया था आपको, कि जिसमें यूनिट 6, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 है। इससे 120 अंकों का पूछा गया था। ये जो 4 यूनिट थी ये सिंपल पूछे गए थे। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पहला सेट है 90 नंबर का, और दूसरा जो आपका सेट है गणित का, अगर इन दोनों को आप मिला दें, यानी जिनको गणित नहीं आता है तो उनके लिए पेपर चैलेंजिंग था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि गणित आता था पर उसके लिए समय नहीं मिला उनको, जो भी आप समझें। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 90 और 120 नंबर, 90 और 30 यानी 120 नंबर कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजिंग था, बाकी 180 में वो अच्छा कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारा ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें अथवा का एक विकल्प था, लेकिन थर्ड पेपर इसलिए भी और कठिन हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा का कोई विकल्प नहीं था, और ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो कंपलसरी थे। तो इसलिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे थोड़ी सी और भी कठिनाई महसूस हुई। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी तरह के पैटर्न पर फिर से क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए, ताकि आप थर्ड पेपर में ना केवल क्वालिफाई हो जाएं बल्कि आप थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगली स्लाइड में मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो सारा अभी हमने जो चर्चा की है और जो सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर है, उसका निष्कर्ष क्या है। देखिए उसमें 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना ये है कि जिन्हें विज्ञान नहीं आता है, यानी 90 मार्क्स जो है वो उनके लिए चैलेंजिंग है या वो उसको कर नहीं पाए, तो उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है पेपर वो 210 का अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 90 अंक का जो क्वेश्चन था उनसे पूछा गया वो कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाई भरा रहा, या उनको उसको करने में बहुत कठिनाई महसूस हुई, या वो कर नहीं पाए, जो भी आप समझे। दूसरा ये है कि अगर जिनको गणित नहीं आता था लेकिन विज्ञान आता था तो उन्होंने 270 का स्कोर किया, है ना, पर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होगी। तीसरे वो अभ्यर्थी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे इस श्रेणी में, जिसमें उन्हें ना विज्ञान आता है और ना गणित आता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। आपको समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर अभ्यर्थियों ने 180 का अटेम्प्ट किया वो भी क्वालिटी के साथ, तो उन्हें अधिकतम अंक, एक मान लेते हैं 60% भी अगर मार्क्स मिलता है तो उनको नंबर मिलेगा 108, है ना। और मान लेते हैं कि अगर उन्होंने ये भी अटेम्प्ट किया, है ना, इसमें से भी उन्हें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप देखिएगा 120 नंबर जो कि क्वालिफाइंग है उसको लाने में भी उनको बहुत यहाँ पे दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर आपसे ये अनुरोध करते हैं या आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 5 जो कि मैथ्स का है, इसको आप प्रायोरिटीज़ दें। प्रायोरिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ताकत थर्ड पेपर में ही झोंक दें,
और पेपर 1 को, पेपर 2 को नज़रअंदाज कर दें, है ना। या आपका जो GS 4 है या पेपर 5 सामान्य हिंदी का है या निबंध है, उसको आप कम समय दें, तो भी आपकी रणनीति गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि जब तक अभी फाइनल आंसर की नहीं आती है, तो सभी अभ्यर्थियों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ मैथ्स जरूर पढ़ लें। और मैं तो ये कहूँगा कि मैथ्स वो पहले पढ़ लें, क्योंकि 30 से 35 घंटे का ये क्लास है, और वो जब पढ़ लेंगे मैथ्स को तो फिर बस उनको ये करना रहेगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहेगा, है ना। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको एप्रोप्रिएट मटेरियल मिल जाता है, यानी वो अध्ययन सामग्री मिल जाती है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप एक्सप्लोर कर लेते हैं इस प्रकार का कंटेंट, तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपको फिर सब पढ़ना ही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक कहना चाहता हूँ कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ते वैसे आप साइंस नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि साइंस में समझने की ज़रूरत होती है ना। और साइंस को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी अच्छे फैकल्टी के साथ इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में एक एक नंबर का बड़ा महत्व होता है ना। अब देखिए, निष्कर्ष के बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे आपके साथ कि अब आपको क्या करना चाहिए इन सभी परिस्थितियों में, कि जिससे आपके पेपर 3 के साथ साथ जो अन्य पेपर हैं उन सबका एक बैलेंस भी बना रहे और आपका पेपर 3 भी अच्छी तरह से हो जाए। तो उसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और यदि आप इस पर अमल करेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभ्यर्थियों से कि जैसा पेपर 3 इस बार आया, ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा पेपर आए। तो आप एकदम से ऐसा नहीं कि उसी का एक वो बना करके कि भाई नहीं, अब ऐसे ही हमको पढ़ना है, इसी तरह से हमको तैयार करना है, और आप अगर इस लेवल पर जाकर पढ़ोगे तो पता चला आपका फिजिक्स ही नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री ही नहीं हो पाएगा, या मैथ्स ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने दृष्टिकोण को थोड़ा संतुलित रखने की ज़रूरत है। समझ में आया ना आपको? अब हो सकता है वो पेपर 2 को थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दे, है ना, या पेपर 3 की यूनिट 9 को चैलेंजिंग बना दे। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यूनिट 1, 2, 3 या 5 चैलेंजिंग है, उसी तरह से यूनिट 7 और यूनिट 9 भी चैलेंजिंग है। जिन अभ्यर्थियों ने यूनिट 9 के नोट्स बनाए होंगे या यूनिट 7 के नोट्स बनाए होंगे, वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि यूनिट 7 तो काफ़ी बड़ा है और यूनिट 9 के टॉपिक ऐसे हैं जो पहले जो सिलेबस था हमारा पर्यावरण का वो आसान था, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है यूनिट 9 का वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और जब आप नोट्स बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक को, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हमने सारे नोट्स बनाए हैं, इसलिए हमको ये चीज़ थोड़ा सा ठीक से समझ में आ रहा है। या ऐसा कह सकते हैं आप कि हम जो है अभी MPPSC मेंस 2020 के सॉल्यूशन भी बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन के कारण ही हमको सारी चीज़ें फील हो रही हैं कि ये पेपर किस लेवल के आ रहे हैं और अभ्यर्थियों को कैसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। इन सब के लिए हमने अपना एक क्लास ऑर्गेनाइज किया है, क्लास स्टार्ट किया है, जिसे लाइव आंसर राइटिंग क्लास कहा गया है। उसके साथ साथ हम आपको संपूर्ण सिलेबस के 36 मॉड्यूल भी दे रहे हैं, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े। अब समय नहीं है भैया नोट्स बनाने का। आप सोचिए 6-7 हज़ार टिप्पणियाँ 3 मार्कर आप लिख सकते हैं क्या? या कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें इतनी सारे वेरी शॉर्ट नोट्स हों या 3 मार्कर हों? और 5 मार्कर तो और भी बड़ी चुनौती हो जाती है कि अभी तो अभ्यर्थी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस चैप्टर से 5 मार्कर ये बनेगा या 11 मार्कर्स के ये क्वेश्चन बनेंगे। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए, है ना। इसको आप नज़रअंदाज मत करिए। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है ना। तो यहाँ पे चुनौती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अगर कंपलसरी हो जाते हैं तो। ठीक है अभ्यर्थियों, आइए अब हम जान लेते हैं कि अब आपको इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, कैसे आप इन कठिनाइयों से जूझेंगे, कैसे इन कठिनाइयों से आप बाहर निकल सकते हैं, उसी की चर्चा मैंने यहाँ पे की है। पहला बिंदु देखिए
यूनिट 1, 2, 3 में सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वो है स्टडी मटेरियल की चुनौती। अभी आप देखेंगे कि अभ्यर्थी या कोचिंग संस्थान या जो भी बड़े बड़े जानकार हैं एमपीपीएससी के, वो भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर यूनिट 1, 2, 3 में हम जो कंटेंट बनाएंगे वो किस लेवल का होगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये चुनौती, इस चुनौती का समाधान हो जाता है तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाती है, राइट। अब देखिए दूसरी बात, दूसरा बिंदु है कि गणित एवं विज्ञान के लिए प्रायोरिटी के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, खास तौर से उन अभ्यर्थियों को जिन अभ्यर्थियों के विषय मानव की रहे हैं, यानी जिन्होंने बीए एमए किया है या जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, या जिन अभ्यर्थियों ने नॉन टेक्निकल पढ़ाई करी है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है ना। तो यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो पेपर 3 को अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप पेपर 3 को वैसे ही पढ़ोगे जैसे कि आप GS 1-2 को पढ़ते हैं या 4, 5 या 6 पेपर पढ़ते हैं। तो अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस में और जो मैथ्स है इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको चाहिए है और साथ में इन डेप्थ स्टडी भी आपको चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिट 1, 2, 3 से वैसा ही पूछा जाएगा जैसा कि 2020 में पूछा गया। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पेपर जो होता है वो आपके लिए एक जो है कहना चाहिए एक चुनौती होती है हर बार। अब ज़रूरी नहीं कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री से फिर वैसा पूछें, अब हो सकता है कि यूनिट 9 और जो आपकी कंप्यूटर वाली यूनिट है उससे इस तरह क्वेश्चन पूछ लें। तो देखिए आपको यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई में, तैयारी में थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, और इन डेप्थ स्टडी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी ऐसे निकालने पड़ेंगे जिससे कि आप वहाँ पे उन क्वेश्चंस को ठीक से कर पाओ। तो डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है सोचो कि अब तो हम पेपर 3 आ गया है और पेपर 3 के कारण हम क्वालिफाई ही नहीं हो पाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा सब आप दिमाग से निकाल दीजिए अपना, है ना, ये भय जो है। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में देखेंगे आप, चौथा बिंदु जो मेरा है, यूनिट 7 और यूनिट 9 भी चैलेंजिंग है। मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि यूनिट 9 में जो पर्यावरण के टॉपिक हैं वो इस प्रकार के टॉपिक हैं कि जो यूपीएससी का कंटेंट है या अदर सिविल सर्विसेज का कंटेंट है या जो मार्केट में पर्यावरण पर किताबें उपलब्ध हैं, आप उनको खोल के देखिए क्या वो टॉपिक उसमें मिल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो टॉपिक आपको सीधे सीधे उसमें नहीं मिलेंगे, और जब टॉपिक नहीं मिलेंगे तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा, और कंटेंट नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ आपका तैयार है, कंटेंट भी है, आंसर राइटिंग भी है, कॉन्फिडेंस भी है, एग्ज़ाम में लिखने की कुव्वत भी है, सब कुछ है, इसे ही प्रिपरेशन कहते हैं। अब आते हैं पांचवा बिंदु है कि संकट टॉपिक का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर का है। टॉपिक तो वही है, लेकिन उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे वो काफ़ी लेवल के क्वेश्चन हैं। लेवल के इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको वही टॉपिक सरल लगेगा। चूँकि एग्ज़ाम हो चुकी है 2020 की, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक अवेयरनेस आई है, और उस अवेयरनेस से वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी भी बदलेंगे, ऐसा नहीं है। अब लास्ट में आपसे ये कहूँगा मैं कि ये जो अभी पेपर 3 की जो यूनिट 1, 2, 3 के साथ हो रहा है, ये चुनौती आपकी सभी पेपर्स में हो सकती है। देखिए कंपटीशन का मतलब ये होता है कि संपूर्ण तैयारी, यानी आपको GS 1, 2, 3 की सभी 30 यूनिट
और GS4, GS आपका सामान्य हिंदी, पेपर 5 और निबंध, इस सभी की तैयारी आपकी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल संतुलन का है और जो कंपटीशन में संतुलन बना लेता है वो आराम से पास हो जाता है। जाते जाते आपको एक बात और बोलता हूँ, अगर पेपर कठिन आया और जिनसे नहीं बना वो मार्क्स आप हटा दीजिए, क्योंकि जो सबसे नहीं बनेगा उसमें तो कंपटीशन है ही नहीं। और अगर उसमें कुछ लोगों ने कर लिया, मान लो इक्के दुक्के लोगों ने वो क्वेश्चन कर भी लिया, तो वो आपको फाइट नहीं देंगे। फाइट आपकी अब वहाँ हो जाती है कि जो प्रश्न सरल पूछे गए हैं या जो आपकी रेंज में आते हैं या जो आपकी रडार में हैं, वो क्वेश्चन आपने दूसरे अभ्यर्थियों के मुकाबले में अच्छा लिख दिया तो समझ लीजिएगा कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पूरा खेल ये है कंपटीशन का कि आप दूसरे अभ्यर्थियों के मुकाबले में कितनी बढ़त ले पाते हैं, और यही बढ़त आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल बनाती है। अभ्यर्थियों, ये मैंने पेपर 3 की चर्चा आपके साथ की है। इसमें कोई भी आपको जिज्ञासा हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। आपने आज के इस सत्र को अच्छे से सुना, उस सबके लिए सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।